छात्रों नमस्ते। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वह है सामाजिक समूह। हम सब समाज में रहते हैं और समाज में अनेक सामाजिक समूह हैं। सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। मनुष्य बिना समूह के अपने व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर पाता, बल्कि अपनी कोई भी आवश्यकता पूर्ण करने में वह असमर्थ रहता है। इसके बारे में ऑगबर्न और निमकॉप समाजशास्त्री ने बताया कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वह एक समूह का निर्माण करते हैं। ऑगबर्न और निमकॉप के अनुसार अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ये कह सकते हैं कि समूह को निर्मित करने में कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता है और दो व्यक्ति अगर एक दूसरे को अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया से प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और तत्पश्चात उनमें इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, तभी वह समूह का निर्माण कर पाते हैं। समूह के बारे में एक अन्य समाजशास्त्री हॉट एवं ब्रेस ने बताया है कि समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। अगले समाजशास्त्री बोगार्डस के अनुसार अगर हम सामाजिक समूह को परिभाषित करें तो ये कहा जा सकता है कि एक सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दे, जिनमें भक्ति हो और जो सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हो। इस प्रकार अगर हम निष्कर्ष निकालें इन तीनों परिभाषाओं के आधार पर, अगर मैं अपने शब्दों में आपको बताऊं तो ये कहा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया द्वारा संबंध स्थापित करते हैं तो वह एक समूह का निर्माण करते हैं। यानी समूह के निर्माण में तीन बातें होना जरूरी है। पहला, कम से कम दो व्यक्ति का होना। दूसरा, एक दूसरे को वह क्रिया और प्रतिक्रिया के माध्यम से अंतःक्रिया तक वह पहुँचे। और तीसरा, वह एक दूसरे को अंतःक्रिया के माध्यम से प्रभावित करें। उनका उद्देश्य एक हो तभी वह जाकर आपस में वार्तालाप करेंगे और तभी जो समूह बनेगा, यानी सामाजिक परिवेश, सामाजिक मूल्यों और मानदंडों को ध्यान में रखकर जब उनकी अंतःक्रिया एक स्वस्थ वातावरण में संपन्न होगी तब ये सामाजिक समूह का निर्माण कर पाएंगे और सामाजिक समूह के माध्यम से ही वह एक दूसरे से जुड़ते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। इन परिभाषाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम सामाजिक समूह के लक्षण को निर्धारित कर सकते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। सामाजिक समूह की विशेषताओं के बारे में फीचर ने, जो हमारे एक समाजशास्त्री हैं, उनका मानना है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों का समूह है, कार्य का विभाजन पाया जाता है, इसमें सामान्य रुचि का होना आवश्यक है, समूह में एकता होनी चाहिए, इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, व्यक्ति चाहे तो इसका सदस्य बने, अगर उसका लक्ष्य उसकी सदस्य प्राप्त करने से पूरा होता है तो वह उसका सदस्य बन जाता है।
और सामाजिक आदर्श होते हैं। इसमें स्तरीकरण पाया जाता है, स्थायित्व होता है, समूह में हमें समझौता देखने को मिलता है, इसका अपना एक ढांचा होता है, सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, जागरूकता और विचारों का आदान प्रदान, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। व्यक्तियों का समूह, किसी भी समूह का निर्माण एक अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इस संदर्भ में समाजशास्त्री गिलिन और गिलिन लिखते हैं, समूह की आधारभूत विशेषता 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क होना चाहिए। इनमें सामान्य रुचि होगी तभी वो एक समूह का निर्माण कर पाएंगे। किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होती है जिनकी रुचि एवं हित सामान्य हो। विरोधी हित वाले व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकते। समूह में एकता का होना भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कोई समूह के रूप में उसी समय तक कायम रह सकता है जब तक उसके सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती है। इसके अभाव में समूह टूट जाता है। अतः सदस्यता प्राप्त करने के लिए उन सदस्यों में आपस में हम की भावना का होना आवश्यक है। समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति सभी समूहों का सदस्य नहीं बनता, वरन उन्हीं समूहों की सदस्यता ग्रहण करता है जिनमें उसके हितों की आवश्यकताओं एवं रुचियों की पूर्ति होती हो। हमें इसमें कार्य का विभाजन भी देखने को मिलता है। प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्य विभाजन कर दिया जाता है। समूह मानव के लिए आदर्श होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समूह में सामाजिक आदर्श एवं प्रतिमान के आधार पर अपनी सदस्यता को हासिल करता है, जो सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करता है एवं उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समूह के आदर्शों एवं प्रतिमान जैसे प्रथाओं, कानूनों, लोकचारों, जनरीतियों आदि का पालन करें। समूह में स्थायित्व भी देखने को मिलता है। समूह थोड़ी बहुत मात्रा में स्थायित्व भी पाया जाता है। यद्यपि कुछ समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के बाद ही समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वह इतने अस्थिर नहीं होते कि आज बने और कल वह समाप्त हो जाएं। इनकी स्थायित्व थोड़े लंबे समय तक चलती है, जब तक कि वह उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। समझौता, किसी भी समूह की स्थापना तभी संभव है जब उसके सदस्यों में समूह के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, स्वार्थ पूर्ति, नियमों आदि को लेकर आपस में समझौता हो। सामाजिक संबंध का होना समूह के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उनके बीच सामाजिक संबंधों का होना भी अनिवार्य है। जागरूकता सामाजिक समूह की नींव मानी जाती है। मैकरपेज ने पारस्परिक एवं जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति एवं सहयोग की भावना पाई जाती है। आदान प्रदान, एक समूह के सदस्य अपने विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते, वरन एक दूसरे के कष्ट में सहयोग एवं सहायता भी करते हैं। सहयोग एवं आदान प्रदान से ही समूह के सदस्य अपने सामान्य हितों की पूर्ति करते हैं। इसका अपना एक ढांचा होता है। प्रत्येक समूह की एक संरचना होती है, अर्थात उनके नियम, कार्यप्रणाली, अधिकार, कर्तव्य, पद एवं भूमिका आदि तय होती है और सदस्य उन्हीं के अनुसार आचरण करता है। फीचर ने इन सभी
विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि समूह, जो सामाजिक समूह हैं, उनको निर्मित करने के लिए हमें ये सारे लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण कम और ज़्यादा हो सकता है, परंतु ये सारी विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं। समूह के बारे में और अधिक जानने के लिए, क्योंकि हमें इसके लिए उसके कुछ आधार और प्रकार पर भी प्रकाश डालना होगा। समूह को हम उनके आधार और प्रकार के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों को वर्गीकृत करना एक कोई आसान कार्य नहीं है। फिर भी समाजशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर बने मानव समूहों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। वर्गीकरण के आधार के रूप में सदस्यों की संख्या, उनका स्थायित्व, हम की भावना, आकांक्षा, प्रकार्य तथा सामाजिक संबंधों की गहनता को विशेष महत्व दिया है। समूह की सदस्यता के आधार पर अगर हम इन्हें वर्गीकृत करें तो कुछ समूह छोटे होते हैं और कुछ समूह बड़े होते हैं। एक सामाजिक समूह संबंध किस प्रकार के होंगे, यह सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। छोटे समूह के माध्यम से समाज में व्यक्तियों के संबंध एवं विश्वसनीय जानकारी आसानी से मिल जाती है, जबकि जो बड़े समूह होते हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करने के लिए, उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर या तो सर्वेक्षण करवाएं या उनसे मिलने के लिए अलग अलग दल बनाएं, तभी जाकर हमें उनकी गहनता की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में समाजशास्त्री जॉनसन, हॉमन्स आदि ने ये बताया है कि छोटे समूह चूँकि संख्या में कम होते हैं, अतः उसे आसानी से हम पहचान सकते हैं, और बड़े समूह जो समाज का एक बड़ा हिस्सा होता है, उसको समझने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की तकनीक का प्रयोग करना पड़ता है। सदस्यों की संख्या के आधार पर ही उसे पहचाना जा सकता है। उन्हें आपस में हम एक दूसरे से वो कितने जुड़े हुए हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके संबंध किस प्रकार के हैं। हाँ, हम की भावना के आधार पर दो प्रकार के समूह हमें देखने को मिलते हैं, एक तो अंतः समूह और दूसरा बाह्य समूह, और यह वर्गीकरण समनर ने प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्री समनर का मानना है कि दो प्रकार के जो समूह हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह, एक अंतः समूह के सदस्य में आपस में हम की भावना पाई जाती है और इसी भावना के कारण अंतः समूह के सदस्यों में एकता दिखाई पड़ती है। एक अंतः समूह के सदस्य अपने समूह को सर्वश्रेष्ठ और अन्य समूह को हीन समझते हैं। एक अंतः समूह के सदस्य के व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के द्वारा वह एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जब हम बाह्य समूह पर विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस समूह में वह सभी विशेषता पाई जाती है जो एक अंतः समूह में होती है, परंतु एक अंतः समूह दूसरे के लिए बाह्य समूह और दूसरा बाह्य समूह पहले वाले अंतः समूह के लिए बाह्य समूह के रूप में अपनी लक्षण को रखता है। इस प्रकार अंतः समूह और बाह्य समूह हम की भावना के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर हम इनकी स्थायित्व के आधार पर बात करें तो कुछ समूह तो स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी के रूप में देखने को मिलते हैं। कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जैसे परिवार, नातेदारी समूह, शिक्षण संस्था आदि, जिनकी हम हर समय हमें आवश्यकता होती है और ये समूह स्थिर समूहों की श्रेणी में माने जाते हैं। दूसरी ओर अस्थिर समूह भी पाए जाते हैं, जैसे भीड़, श्रोता समूह, जो बहुत कम समय के लिए समूह के रूप में बने रहते हैं और कुछ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर इन समूह को खत्म कर देते हैं।
कुछ समूह किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति होते ही वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बारे में बोटोमोर समाजशास्त्री बताते हैं कि स्थिर और अस्थिर समूह के बीच एक समूह के एक विशेष प्रकार के अर्ध समूह या आभासी समूह का भी उल्लेख पाया जाता है। धन्यवाद बच्चों।